आज हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। देखा जाए सेंटेंस में दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक आपका ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, यानी शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरा एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए, क्लियर मीनिंग, यानी कि सेंटेंस जो होगा उसमें शब्दों का समूह भी होगा और उसका एक क्लियर अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। अगर सेंटेंस मीनिंग लेस हो जाए तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि दिस इज़ अ बुक, तो इसमें देखिए कई शब्द हैं, जैसे दिस इज अ बुक, तो 1 2 3 4 शब्द हुए, जिसको हम बोल देंगे कि शब्दों का समूह है भाई। दूसरे से एक क्लियर मीनिंग कि दिस इज अ बुक, इसका एक मीनिंग निकल रहा है कि यह एक किताब है। और इसी को यदि हम ऐसे लिख दें कि दिस बुक इज, तो देखिए शब्दों का समूह तो ज़रूर है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अतः हम ये कहेंगे कि ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस है इसमें प्रायः सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, इसके बाद क्रिया। लेकिन अंग्रेजी में कुछ अलग है, चूँकि हम लोग हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी में क्या होगा और अंग्रेज़ी में क्या होगा। इसी को अगर अंग्रेज़ी में करना हो तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट समझेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के अलावा भी कुछ बच जाए तो उसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं, हिंदी में उसे पूरक शब्द कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि पहले सब्जेक्ट था, इसमें भी पहले सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बीच में कर्म था, ये कर्म आपका लास्ट में चला गया, जिस कर्म को अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और क्रिया जो अंत में थी वो पहले चला आया बीच में, तो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अब कोई भी अगर हिंदी सेंटेंस आपको मिले उसमें सबसे पहला काम ये रहेगा हम लोगों का कि उसका कर्ता को पहचानना, यानी सब्जेक्ट को पहचानना, फिर हम उसके कर्म को पहचानेंगे, क्रिया को पहचानेंगे और इस स्ट्रक्चर पे बिठा देंगे। जैसे देखिए इसमें पहले हम ये समझें कि सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट जो होता है किसी भी काम को करने वाला जो है, हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को करने वाला। ये तो इसका डिफिनेशन के तौर पे आप समझिए। सबसे मुख्य बातें हैं कि हाउ वी कैन फाइंड अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें एक प्रश्न पूछना है कौन का प्रयोग करके, कौन, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे हु, कि सेंटेंस में आप प्रश्न पूछिए कौन का प्रयोग करके। जैसे एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ आप एक प्रश्न कीजिए कि कौन अंग्रेजी पढ़ाता है। तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, जैसे आप इसमें प्रश्न किए आप क्वेश्चन करेंगे कि कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, आपको जवाब मिलेगा, आंसर मिल जाएगा मैं। तो यही मैं आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। जब भी आप सेंटेंस में ये प्रश्न करें कि कौन, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं, वह खेलता है, कौन खेलता है, वह, हम लोग गाना गाते हैं, कौन गाना गाता है, हम लोग, तो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। चलिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन का रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये क्या है आपका, रिसीवर ऑफ द एक्शन, कि जो भी एक्शन हुआ उस एक्शन का ये रिसीवर होगा। चलिए रिसीवर है वो अपने जगह पे डिफिनेशन हुआ। पहचानना कैसे है यानी ढूंढना कैसे है, तो ढूंढने के लिए इसमें हमें प्रश्न करना होगा क्या यानी व्हाट से, या फिर किसको, whom से। जैसे देखिए कि अभी मैंने लिखा था मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, तो पहला तो आप ये समझ गए होंगे कौन पढ़ाता है भाई, मैं, तो दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सवाल कीजिए कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, तो जवाब मिलेगा आपको अंग्रेज़ी। मैं क्या पढ़ाता हूँ, जवाब मिलेगा अंग्रेज़ी। तो क्या का जो जवाब मिला, जैसे आपने प्रश्न किया क्या से, जवाब मिला आपको अंग्रेज़ी, तो दिस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये आपके सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर कौन पढ़ाता है, मैं, सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है, अंग्रेज़ी, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट। और फिर देखिए किसको, मैं अंग्रेज़ी किसको पढ़ाता हूँ, जवाब मिलेगा आपको, दिस इज ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में दो हो गया, आपको भी और अंग्रेज़ी भी। अब यहाँ देखिए इसमें अंग्रेज़ी आपका निर्जीव है और आपको ये सजीव है। तो सजीव और निर्जीव के आधार पे, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस के आधार पे वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट में बी टू टाइप्स। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, एक आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक का नाम देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जितना भी सजीव होगा, एज फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, जैसे किसी का नाम हो राम, या फिर किसी कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, विकास, यू का यू, सी का हर, इस प्रकार जो भी होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो भी आपका निर्जीव चीज़ें होगी, निर्जीव नॉन लिविंग, इसमें जितना भी आएगा आपका नॉन लिविंग, जैसे किताब हो गया, बुक, पेन हो गया, और भी चीज़ें भी, जैसे मैंने इंग्लिश का एग्जाम्पल दिया था, इंग्लिश, ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का हो गया, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था उसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। एग्जाम्पल जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, तो किसने दिया, कौन दिया, उसने, दिस इज सब्जेक्ट। क्या दिया, कलम, ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए कलम क्या है, निर्जीव, इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या मानेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, मुझे, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन मुझे क्या, मैं क्या, सजीव हूँ, तो इसलिए इसको मानेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का दोनों भेद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग को समझना है वर्ब, क्रिया। तो क्रिया देखिए क्या है कि हम कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, अब खुद ही देखिए सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारा काम करते हैं, जैसे उठना, नहाना, खाना पीना, है ना, स्कूल जाना, पढ़ना, ये मैं हूँ तो मैं पढ़ाना, तो ये सब सारा क्या आ जाएगा आपका एक्शन। और साधारणतः हम यही समझेंगे कि जो भी मैं एक्शन कर रहा हूँ सबका सब क्या है, वर्ब। जैसे यहीं पे देखिए उसने मुझे कलम दिया, तो उसका एक्शन क्या था, देने वाला, उसका एक्शन हो गया देने वाला, तो इसको हम मानेंगे ये वर्ब है, क्रिया है। चलिए यहाँ से हम सब्जेक्ट ढूंढ लिए, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, वर्ब ढूंढ लिए। ये तीनों मिल जाने के बाद अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर था हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर इसके अलावा भी सेंटेंस में कुछ बच जाए, जैसे इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ,
उसने कल मुझे एक कलम दिया, सिर्फ मैं इसमें जोड़ दिया कल। तो देखिए उसने, ये सब्जेक्ट मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट दोनों मिला हुआ है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, वर्ब मिला हुआ है देने का। अब ये तो बेचारा बच गया कल। तो ये कल जो है, जो बच जाता है उसको हम लोग नाम दे देंगे कंप्लीमेंट। ये हो गया आपका पूरक शब्द। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में भी उसके बाद कंप्लीमेंट आए, नहीं भी आ सकता है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। ये सब आगे हम चर्चा करेंगे वर्ब में। फिलहाल इस वीडियो में सेंटेंस में आने वाले जो भी पार्ट्स थे, जैसे कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये सब देख लिए। एक और देख लीजिए कि किसी भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है। सेंटेंस को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। एक को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरा को हम लोग प्रीडिकेट बोलते हैं। एक को सब्जेक्ट और दूसरा को प्रीडिकेट। जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए, उसने मुझे एक कलम दिया, तो देने वाला कौन था? उसने। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना बच जाए, जैसे यहाँ से देखिए ये कल मुझे कलम दिया, ये टोटल बच गया, इसको हम बोलेंगे प्रीडिकेट। तो ये बहुत बचपन वाली चीज़ है, आप बचपन में सीखे होंगे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। इससे ज़्यादा अगर किन्हीं को वीडियो चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमें कमेंट करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, कौन काम करने वाला है, कौन एक्शन ऑफ द डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।